दरबार परिवार के ओहदे की वजह से उन्हें ज्यादातर चीजों की खबर रहती थी और इसलिए वो ध्रुव के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन उन्हें ध्रुव के बारे में सिर्फ तब तक खबर थी जब वो मैसेडोनिया में रहा था। तभी ताबिश के चेहरे की हैरानी देखकर युगराल ने उसे जवाब देते हुए कहा, उस लड़के को कम मत समझना ताबिश, ये लड़का कोई मामूली लड़का बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी एक दफा इससे मुकाबले में हार चुका हूँ। ये लड़का अपनी असली काबिलियत को हमेशा छुपा कर रखता है, इसलिए अगर तुम इसके दोस्त नहीं बन सकते तो इसके दुश्मन तो गलती से भी मत बनना, नहीं तो शायद मैं भी दरबार परिवार को इस लड़के से बचा नहीं पाऊंगा। ये कहते वक्त युगराल के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि उसे ध्रुव की शौर्य कमल की रोशनी याद आ गई थी। उस किस्से के बाद से युगराल के दिल में ये बात बैठ गई थी कि ध्रुव सच में बहुत ताकतवर और खतरनाक हो सकता था अगर वो चाहे तो। वहीं युगराल के चेहरे की परेशानी को देखकर ताबिश और दरबार परिवार के बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर भी हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। हॉल में मौजूद जितने भी लोग युगराल को जानते थे वो इस बात को समझते थे कि पूरे वुहान साम्राज्य में ऐसे गिनती के 5 लोग भी नहीं होंगे जिनके बारे में युगराल ऐसा कुछ कह सकता था। लेकिन वो जो बाकी लोग थे वो ताकतवर के साथ साथ काफी बूढ़े भी थे, यहाँ तक कि उसमें से कुछ के तो पैर अब कब्र पर लटके हुए थे। लेकिन ध्रुव वो अभी महज 20 साल का भी नहीं हुआ था। इसका मतलब वो आगे जाकर और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तभी ताबिश ने अपना सिर हिलाकर युगराल को भरोसा दिलाते हुए कहा, युगराल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं दरबार परिवार के हर मेंबर को ये बात अच्छे से समझा दूंगा कि वो उस लड़के से गलती से भी दुश्मनी ना करे। और ताबिश की बात सुनकर युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वो कुर्सी पर से खड़ा हुआ और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने ताबिश को समझाया, और अगर हो सके तो उस लड़के की जितनी ज्यादा मदद कर सको तो करो। उसे जिस चीज की जरूरत है वो उसे दिलवाओ, क्योंकि आगे जाकर तुम इस फैसले से बहुत खुश हो जाओगे। चलो अब मुझे वापस लौटना होगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो किसी को भेजकर मुझे बुलवा लेना। मेरे ख्याल से तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ रुका हूँ। ये कहकर युगराल एक पल के लिए भी उस हॉल में नहीं रुका और चलते हुए वो सभी की नजरों से गायब हो गया। फिर जैसे ही ताबिश दरबार ने युगराल को वहां से जाते हुए देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। उसके बाद ताबिश ने हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने युगराल की बात सुन ली होगी, इसलिए कोई भी उस लड़के ध्रुव से दुश्मनी मोल लेने की गलती ना करे, नहीं तो लोमान के साथ जो हुआ वो तुम लोग अपनी आंखों से देख ही चुके हो। वहीं अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने रजामंदी में अपना सिर हिलाया। इस दौरान ताबिश के चेहरे की फिक्र को देखकर सायरा ने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, कौन सोच सकता था कि वो लड़का जिसे 3 साल पहले सभी जीरो कहकर उसका मजाक बनाते थे, आज साम्राज्य के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक को खौफ महसूस करने पर मजबूर कर देगा। लारा जयान, तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं दरबार परिवार से काफी दूर जयान महल के एक बड़े से कमरे में ध्रुव इंद्रवदन का इलाज कर रहा था। इसके साथ ही वो गौर से अपनी उंगली को देख रहा था जो इस वक्त इंद्रवदन की पीठ पर लगी हुई थी। फिर अपनी दिव्य रोशनी से इंद्रवदन का इलाज करने के बाद ध्रुव जैसे ही रुका तो उसे समझ में आया कि दिव्य रोशनी को वापस बुलाते वक्त उसमें काले रंग का जहर मिला हुआ था। इस बात से ध्रुव ने थोड़ा घबराते हुए मन ही मन सोचा, सीरिंग पॉइजन का यह अवतार तो काफी खतरनाक है। मेरी दिव्य रोशनी को अच्छे से काबू करने के बावजूद मैं उसे जला ही नहीं पा रहा हूं। अब तो मुझे लगता है कि आचार्य विदुर की सफेद शीत रोशनी ही इस जहर का कुछ कर पाएगी। ये सोचते हुए ध्रुव ने अपनी उंगली इंद्रवदन की पीठ पर से अलग कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज हम इस इलाज को यहीं रोकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे 7 बार आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद अगले 2 बार में ही वो जहर आपके शरीर से पूरी तरह से निकल जाएगा। और ध्रुव की बात सुनकर इंद्रवदन ने अपने माथे पर इकट्ठा हुए ढेर सारे पसीने को पोंछते हुए ध्रुव से कहा, शुक्रिया ध्रुपद, सिर्फ 2 बार में ही मैं खुद महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर का सीरिंग पॉइजन कितना कम हो गया है। जहर निकलते वक्त इंद्रवदन को बहुत तेज दर्द झेलना पड़ता था, जिस वजह से इलाज होने के बाद उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने किसी शक्तिमान रैंक के योद्धा से लड़ाई की हो। वैसे उनकी सीरिंग पॉइजन से ये जंग सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि ध्रुव को भी काफी थका दिया करती थी, और ये थकान उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती थी। तभी ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए इंद्रवदन को जवाब दिया, वो तो बस आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास वो चीज है जिसकी आपको इलाज के लिए जरूरत है। इतना कहकर ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर के अंदर झांक कर देखा कि उसके शरीर का सीरिंग पॉइजन पहले से भी ज्यादा घना होने लगा था। वहीं अपनी इस हालत को देखकर ध्रुव ने मनी मनाह भरते हुए कहा, ये जहर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए वरदान है या फिर कोई श्राप। काश आचार्य इस वक्त मेरे साथ होते, वो अपने तजुर्बे से जरूर मुझे इस सवाल का जवाब दे देते।
और मुझे इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। वहीं इंद्रवदन के चेहरे की चमक को वापस आता देख पास ही खड़े अम्बरीश ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मेरे दोस्त ध्रुपद मौर्य, मुझे लगता है कि पिछले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाले रहे होंगे। अगर तुम्हें किसी जड़ी बूटी की या दवा की जरूरत है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जयान परिवार तुम्हारे लिए उस जड़ी बूटी या दवा का इंतजाम कर देगा, इसलिए तुम उसकी फिक्र किए बिना जाकर आराम कर सकते हो। और अम्बरीश की यह बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए झिझकने लगा। उसके बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक कागज और एक पेन निकालकर उस पर कुछ खास और अनोखी जड़ी बूटियां लिख दी जो बहुत मुश्किल से मिला करती थी। फिर वो सामान लिखकर ध्रुव ने वो कागज अम्बरीश के हाथों में थमा दिया। दरअसल ध्रुव अच्छी तरीके से जानता था कि जयान परिवार साम्राज्य के सबसे अमीर परिवारों में से एक था और इसलिए उनके लिए महंगी जड़ी बूटियां भी सस्ती ही होंगी। दूसरी ओर अम्बरीश ने वो कागज हासिल करते हुए उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें लिखी खास और महंगी जड़ी बूटियों को पढ़कर भी उसके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं दिखी, बल्कि उसने तो एक नौकरानी को कमरे के अंदर बुलाकर उसे वो सामान इकट्ठा करने का आदेश दे दिया। इस दौरान इंद्रवदन ने अपने कपड़े पहन लिए थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अजीज दोस्त ध्रुपद, चलो हम चलकर हॉल में बैठते हैं। हमारे नौकर ये सारी चीज लेकर जल्द से जल्द वहीं पहुंच जाएंगे। और इंद्रवदन की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए इस बात के लिए हामी भरी। फिर वो इंद्रवदन और अम्बरीश के पीछे चलकर जयान परिवार के हॉल की तरफ जाने लगा। उसके बाद वो लोग उस बड़े से कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचे जो कमरे से लगा हुआ था। और फिर जैसे ही वो तीनों अपनी कुर्सियों पर बैठे तो पास ही खड़ी एक नौकरानी ने उन्हें ताजी चाय थमा दी। इसके बाद इंद्रवदन ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर ध्रुव से सवाल किया, वैसे ध्रुपद, जरा एक बात तो बताओ, तुम वुहान शहर हकीम कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो ना? और ये सवाल सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं हकीम कंपटीशन के लिए यहाँ आया हूँ। वहीं उसका जवाब सुनकर इंद्रवदन के बगल में बैठे अम्बरीश ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या बात है, हर साल की तरह इस साल भी हकीम कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। मैं जरूर तुम्हें अपना हुनर आजमाते हुए देखना चाहूंगा। इस पर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए अम्बरीश को जवाब दिया, मैं तो सिर्फ नाम और थोड़े तजुर्बे के लिए उसमें हिस्सा ले रहा हूं। मुझ में इतना हुनर नहीं है कि मैं बाकियों से मुकाबला कर सकूं। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर इंद्रवदन को हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने हंसते हुए ध्रुव से कहा, तुम भी कमाल करते हो। मैं जानता हूं कि तुम खुद के मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। अरे भाई, तुम्हारे पास दिव्य रोशनी जैसी अनोखी चीज है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हकीम कंपटीशन में अच्छा ना करो। वैसे जितना मुझे पता है, हकीम कंपटीशन के पहले तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए अगर तुम्हें किसी भी जड़ी बूटी की जरूरत हो तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। अगर वो जड़ी बूटी हमारे परिवार के पास हुई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं इंद्रवदन की बात सुनकर ध्रुव ने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा, तो ये लोग मुझे जड़ी बूटी देकर खरीदना चाहते हैं, वो भी कंपटीशन से पहले। दरअसल सभी जानते थे कि जिस हकीम के पास दिव्य रोशनी जैसी ताकत हो वो सभी को आगे जाकर बहुत फायदा करा सकता था, और इस बात को इंद्रवदन भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। वैसे तो ध्रुव फिलहाल रैंक 2 का हकीम था, लेकिन फिर भी इंद्रवदन पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसकी मदद करके वो उसे अपने परिवार में शामिल कर सकें। जाहिर सी बात है कि अगर ध्रुव इंद्रवदन जी से मदद लेता तो वो इंद्रवदन को कभी भी मना नहीं कर पाता, और ये तब भी लागू होता जब इंद्रवदन ध्रुव को उनके परिवार का हकीम बनने के लिए बुला लेते। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने कुछ सोचकर इंद्रवदन को जवाब दिया, मुझे जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप दोनों को आकर उसके बारे में बता दूंगा। और ध्रुव का जवाब सुनते ही तजुर्बेदार इंद्रवदन भी ध्रुव के जवाब का मतलब समझ गए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात से मुंह मोड़कर ध्रुव से आगे कहा, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे ध्रुपद, जरा मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर तुम्हारे गुरु कौन है? मैं वुहान साम्राज्य के आधे से ज्यादा हकीमों को जानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं है कि किसी के स्टूडेंट ने इतनी कम उम्र में दिव्य रोशनी जैसी चीज हासिल कर ली हो। इस पर ध्रुव ने इंद्रवदन को जवाब देते हुए कहा, देखिए, मेरे आचार्य को पसंद नहीं है कि लोग उन्हें जाने। वो काफी वक्त से अकेले ही रह रहे थे, और जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था तब उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं उनके बारे में किसी को भी कुछ ना बताऊं। वहीं ध्रुव का जवाब सुनकर इंद्रवदन ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। ये कहकर इंद्रवदन के मन में एक ख्याल आया और वो इस बारे में सोचने लगे, एक ताकतवर हकीम जो दुनिया से छुपना चाहता है। वैसे मुझे लगता है कि ध्रुपद ने अकेले के दम पर वो दिव्य रोशनी हासिल नहीं की होगी, क्योंकि उसकी उम्र तो अभी बहुत कम है। इसका मतलब जरूर इसके गुरु ने इसे दिव्य रोशनी हासिल करने के बारे में बताया होगा, और जो ताकतवर हकीम दिव्य रोशनी जैसी चीज को हासिल करना सिखा सके वो कम से कम एक शक्ति सम्राट तो होगा ही।
मतलब इस लड़के के पीछे कोई बहुत ताकतवर इंसान है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं ध्रुपद से अच्छा रिश्ता बना पाया तो शायद हमारा जयान परिवार बहुत फायदे में रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर अचानक से हॉल के दरवाजे से वो नौकरानी वापस लौटी जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए गई हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी चांदी की थाली थी जिस पर सारी जड़ी बूटियां सजी हुई थी। फिर वो चलते चलते ध्रुव के पास आई और उसने वो थाली ध्रुव के बगल की टेबल पर रख दी। उसके बाद ध्रुव ने बिना वक्त जाया किए सारा सामान अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाल दिया और वो तुरंत उठकर वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में ध्रुव को खड़े होते देख इंद्रवदन भी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने अम्बरीश से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अम्बरीश, हम अपने दोस्त को बाहर तक छोड़कर आए। वहीं अपने पिता की बात मानकर अम्बरीश भी उनके साथ बाहर की तरफ जाने लगा। उसके बाद जैसे ही वो दोनों उस हॉल से बाहर निकले तो जयान परिवार के बहुत से लोग आकर दोनों से मिलने लगे और जैसे ही ध्रुव और बाकी दोनों आगे बढ़े तो वो लोग हैरान होकर ध्रुव को ही देखते रहे। दरअसल वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि पूरे वुहान साम्राज्य में शायद ऐसे 4 से 5 लोग ही होंगे जिन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए इंद्रवदन और अम्बरीश दोनों चलकर बाहर तक जाते थे। लेकिन वो लोग इस बात से हैरान थे कि ये लड़का जो शायद 20 साल का भी नहीं था आखिर इतना काबिल कैसे हो गया कि उसे ऐसी इज्जत दी जा रही थी। फिर रास्ते भर ऐसे ही लोगों को हैरान करते हुए ध्रुव और बाकी दोनों आखिरकार बड़े दरवाजे तक आ गए। वहीं दरवाजे पर पहुंचकर ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ते हुए इंद्रवदन और अम्बरीश से विदा ली और फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन इसके पहले कि ध्रुव वहां से जाता अचानक से उसकी नजर 2 इंसानों पर पड़ी जो चलते हुए दरवाजे की तरफ ही आ रहे थे। उन 2 इंसानों में एक लड़का था और दूसरी लड़की। वो लड़की सफेद रंग के कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर फिलहाल एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ वो लड़का हकीम का कोट पहने हुए था और उम्र में वो काफी जवान लग रहा था। फिर ध्रुव ने गौर से देखा कि वो लड़का दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी लड़की एक पल में उसकी दीवानी हो जाती। तभी ध्रुव की नजर उस लड़के के सीने पर लगी बैच पर पड़ी जिसे देखकर ध्रुव को समझ आया कि वो लड़का एक रैंक 3 का हकीम था। वहीं उसे उस खूबसूरत लड़की के साथ जाते हुए देख कुछ मर्द मनी मन जलन महसूस करते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके हकीम के बैच पर पड़ी तो वो बस अपने लिए गम मनाने लगते। तो क्या सीरिंग पॉइजन ध्रुव के लिए खतरनाक साबित होगा या फिर उससे पहले वो अपने आचार्य की मदद ले पाएगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।